Hello everyone. So आज हम पढ़ेंगे physiology of memory. Okay. In this video we'll be talking about कि what is memory, what are classification of memory. Okay, different classifications, and what is basically the mechanism behind memory, how basically process occurs, how the information basically undergo consolidation, then storage, then retrieval. Okay, and after that the last applied aspect. Fine. So let's get started. So memory, first of all, memory is classified based on two aspects. One is based on the information we store, which type of information we store, and second is based on the storage. Okay, so the duration of storage. Fine. So based on the storage, the memory is classified as short term memory. So the information which we store for around some seconds to hours. Okay, so that information is short term. Intermediate term is basically when we can retain that information for weeks. Fine. And long term we can retain some information for many years or the lifetime. Okay, some events we can retain for lifetime. So those events are comes under long term memory. Okay, so based on storage, short term, intermediate and long term. Working memory also comes under this heading, working memory under short term. Okay, working memory. कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी भी होती हैं जो हम बिल्कुल सेकेंड्स के लिए, जैसे हमें कोई डिजिट्स दे या फिर कोई अल्फ़ाबेट्स दे सडनली, ओके, अराउंड 20 अल्फ़ाबेट्स, ठीक है, और हमें कोई बोले कि रिकॉल इट, तो हम एक या दो बार ही रिकॉल कर पाएंगे, राइट. सो दैट इज वर्किंग मेमोरी. फाइन. हम देखेंगे मैकेनिज्म्स क्या होते हैं इनके. सो दिस इज फर्स्ट क्लासिफिकेशन, फाइन, बेस्ड ऑन द स्टोरेज. On the other hand, other classification which is based on the information we store are explicit memory and implicit memory. Fine. Basically, explicit memory is the declarative memory. Declarative memory means the memory we are conscious about it. ठीक है, हमें पता होता है कि हम कोई चीज़ लर्न कर रहे हैं, जैसे हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, किसी टाइप की भी स्टडी, कुछ भी इंफॉर्मेशन हम लर्न कर रहे हैं तो हमें पता है कि हम लर्न कर रहे हैं. सो दैट इंफॉर्मेशन कम्स अंडर एक्सप्लिसिट मेमोरी. ओके, एंड दिस इज वेरी फ्लैक्सीबल. Flexible means according to your hard work you can retain information more. Fine. On the other hand, implicit memory, which is a non-declarative memory, this is kind of a reflexive and unconscious memory. We are not conscious about it first of all. Okay, we are going to learn things, but learn हुई या नहीं हुई, we are not conscious about that. रिफ्लेक्सिव मीन्स अपने आप लर्न होती है. फॉर एग्जाम्पल, आप किसी बच्चे को बताओगे कि चाय कैसे बनती है या फिर हाउ टू ड्राइव. ठीक है, हम कार ड्राइव करना सीखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या सेटअप करना होता है, देन विच गेयर. ठीक है, हमें स्टार्टिंग से कैसे करना है, पहले की लगानी है, देन गेयर सेट करना है, देन रेस देनी है. स्टार्टिंग में हम यही सब यूज कर रहे होते हैं. तो स्टार्टिंग में जो लर्नर है वो स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन चीज़ों को यूज करेगा. ठीक है, उसके बाद वंस ही प्रैक्टिस, उसके बाद चीज़ें रिफ्लेक्सिव हो जाती हैं, है ना. उसके बाद याद नहीं करना पड़ता कि उसे क्या क्या करना है, सब रिफ्लेक्स से अपने आप हो जाता है, राइट. सो दैट इज रिफ्लेक्सिव मेमोरी. ओके, सो इम्प्लिसिट मेमोरी में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था रिफ्लेक्सिव लर्निंग, यानी एसोसिएटिव लर्निंग, चीज़ों को हम एसोसिएट करके याद करते हैं, तो वो लर्निंग आएगी इम्प्लिसिट मेमोरी में. ठीक है, ओके. तो चीज़ें, बट बात आती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जो हमें लाइफ टाइम याद रहते हैं. ठीक है, सो दोज आर नॉट रिफ्लेक्सिव ऑब्वियसली, तो वो आते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी के अंडर. फाइन. एक्सप्लिसिट मेमोरी इज फर्दर डिवाइडेड इन टू टाइप. वन इज द सिमेंटिक मेमोरी एंड वन इज एपिसोडिक मेमोरी. सिमेंटिक मेमोरी का क्या मतलब है? सिमेंटिक मेमोरी वो होती है जिसमें हम फैक्ट्स लर्न करते हैं, फैक्ट्स, ठीक है, या फिर हमारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग्स है, हम जो कॉन्सेप्ट लर्न करते हैं, फैक्ट्स लर्न करते हैं, ठीक है, वो सब आता है सिमेंटिक मेमोरी में. अब फैक्ट्स का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि जो रूल रेगुलेशन रियल ट्रूथ है वो नहीं. फैक्ट्स का मतलब विजुअल मेमोरी से भी है, हम जो देखते हैं हम उसे सच मानते हैं. सो दैट इज विजुअल मेमोरी. हमने जो सुना हमने वो सच माना. सो ऑडिटरी मेमोरी, राइट. तो कौन
कौन सा पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स रोल प्ले करेगा यहाँ पे? सो सिमेंटिक मेमोरी जो है उसमें सोमेटोसेंसरी जहाँ हमारी इंफॉर्मेशन जाएगी, विजुअल कॉर्टेक्स विजुअल मेमोरी के लिए, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑडिटरी मेमोरी के लिए, राइट? सो डिफरेंट टाइप ऑफ कॉर्टेक्स, डिफरेंट एसोसिएशन एरिया जो हैं सिमेंटिक मेमोरी में रोल प्ले करते हैं, राइट? कमिंग टू अदर मेमोरी, एपिसोडिक, मतलब हम किसी इवेंट्स, कोई इवेंट है जो हमें कभी कभी बहुत लंबे टाइम के लिए याद रहता है, राइट? कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं या फिर डिफरेंट एपिसोड्स, ठीक है? कुछ भी प्रोसीजर हमने देखा, हम उसे स्टेप बाय स्टेप लर्न कर पाते हैं, राइट? सो कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं, जैसे अगर आप बात करेंगे तो कुछ लोगों को अपनी मैरिज हमेशा याद रहती है, कुछ लोगों को अगर कोई अवार्ड मिला है तो वो हमेशा याद रहता है ना, रिवॉर्ड मोमेंट्स हमेशा याद रहते हैं। तो इवेंट से रिलेटेड मेमोरी इज एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है? एपिसोडिक मेमोरी में कौन सा पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स रोल प्ले करता है? इट्स प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है? सो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का रोल ज्यादा है एपिसोडिक मेमोरी में। ऑन द अदर हैंड इम्प्लिसिट मेमोरी, इम्प्लिसिट मेमोरी एज नेम शोज रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव है, तो यहाँ पे सेरिबैलम का रोल है, सेरिबैलम विल प्ले रोल, क्योंकि मोटर मूवमेंट्स आ जाती हैं यहाँ पे, कुछ चीजें लर्न कर रहे हैं हम, कुछ स्किल्स लर्न कर रहे हैं, राइट? सो सेरिबैलम एंड स्ट्रेटम, स्ट्रेटम, ठीक है? सो ये पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स जो है इम्प्लिसिट मेमोरी के लिए, और एक्सप्लिसिट मेमोरी के लिए एरियाज हैं प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, ठीक है, विजुअल कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, फाइन? So this is all about the classification of memory. Now coming to the mechanism part. Okay? अब mechanism की अगर हम बात करें कि memory जो है how we can learn that information, तो हम mechanism भी based on this classification explicit and implicit base पे ही करेंगे, okay? सो इम्प्लिसिट जो होता है, देखो इम्प्लिसिट क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव लर्निंग है, लाइक हमने कुछ किया और रिफ्लेक्स में कुछ दिन में ही हमें ऑटोमेटिक रिफ्लेक्सिव लर्निंग हो गई, राइट? सो उसके लिए मैकेनिज्म क्या है, आखिर क्या होता है हमारी बॉडी में? बेसिकली देयर आर इंक्रीज जीन एक्सप्रेशन, ठीक है? देयर आर मोर एंड मोर प्रोटीन सिंथेसिस अकर, प्रोटीन सिंथेसिस, fine, and the most important increase synaptic strength, synaptic strength increase होती है। अब ये टर्म आपको हर जगह मिलेगी जहां मेमोरी लर्निंग की बात आएगी, राइट? साइनेप्टिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है? साइनेप्टिक स्ट्रेंथ का मतलब है, देखो साइनेप्स क्या होता है? प्री साइनेप्टिक टर्मिनल एंड पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल, राइट? ठीक है? सो यहाँ स्ट्रेंथनिंग क्या हो सकती है? देयर कैन बी इंक्रीज इन न्यूरोट्रांसमीटर्स synthesis, right? There is increase in the calcium present within the cell, जो कि exocytosis को stimulate करेगा, more and more neurotransmitters are released, okay? There can be increase in synaptic connections, connections ज़्यादा हो जाएंगे। connections ज़्यादा कैसे हो जाएंगे? कि जो प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है वो ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा नए नए साइनेप्टिक टर्मिनल बन जाएंगे, राइट? या फिर देर आर इंक्रीज इन डेंड्रिटिक स्पाइंस, डेंड्रिटिक स्पाइंस, स्पाइंस का क्या मतलब है? जो हमारा जो बेसिकली पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है, दीज आर नथिंग बट स्पाइंस, डेंड्रिटिक स्पाइंस होते हैं। जब हम न्यूरॉन की अगर बात करें तो जो एक न्यूरॉन होता है, सेल बॉडी, देन वी हैव एक्सोन, राइट? तो ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल जिसपे कोई भी आके नर्व एंडिंग साइनेप्स कर रही है, तो ये प्री साइनेप्टिक हो गया, ये पोस्ट साइनेप्टिक हो गया। तो ये जो है ये साइनेप्स किस पे करेगा? डेंड्राइट्स पे, ठीक है? सो ये रिसेप्टर एरिया है पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, ओके? अगर ये डेंड्रिटिक स्पाइंस जो है इनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा, तो ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूरॉन्स जो है उसके ऊपर साइनेप्स करेंगे, राइट? सो दैट्स व्हाई इंक्रीज इन डेंड्रिटिक स्पाइंस, ओके, which basically what it does is increase synaptic strength, ठीक है? And at last increase in number of pathways, साइनेप्टिक सिर्फ एक साइनेप्स पे कनेक्शन नहीं बल्कि नए नए पाथवेज बन जाते हैं, ठीक है? तो किसी भी चीज को हम इंफॉर्मेशन को जब लर्न कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इम्प्लिसिट मेमोरी, तो दीज आर द मैकेनिज्म बिकॉज ऑफ विच वी लर्न थिंग रिफ्लेक्सिवली, ठीक है? सो जीन एक्सप्रेशन, इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, साइनेप्टिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन न्यूरोट्रांसमीटर,
increase in intracellular calcium, increase in the synaptic connections because of increase in dendritic spines, okay, and number of pathways. ठीक है, so these are the mechanism of implicit memory. Fine. कमिंग टू एक्सप्लिसिट मेमोरी. अब एक्सप्लिसिट मेमोरी में इवेंट्स जो है वो लॉन्ग टर्म, पूरी लाइफ टाइम भी याद रहते हैं. तो ऐसा क्या होता है कि लाइफ टाइम तक हमें कोई इवेंट्स याद रहते हैं, राइट. सो यहाँ मैकेनिज्म जो है वो डिफर होगा. इसलिए आपको याद रहना चाहिए कि इम्प्लिसिट एक रिफ्लेक्स है जो हमें हो सकता है कई बार 1 मंथ में हम ड्राइविंग नहीं करेंगे. हमने ड्राइविंग सीखी अराउंड 15 डेज में, राइट, बट 1 मंथ 2 मंथ ओवर 6 मंथ हम ड्राइविंग नहीं करेंगे तो वी फॉरगेट थिंग्स, है ना. सो ये जो कनेक्शंस हैं, ये जो चेंजेस हैं, ये सबसाइड हो जाएंगे ओवर द टाइम. बट हमें एक्सप्लिसिट मेमोरी में ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए जो हम लाइफ टाइम ना भूलें, राइट. सो यहाँ जो मैकेनिज्म्स हैं वो थोड़ा सा डिफरेंट है, राइट. इसमें देखो एक्सप्लिसिट मेमोरी में क्या मैकेनिज्म्स हैं. वन इज एनकोडिंग, देन वी कंसोलिडेट दैट इंफॉर्मेशन, उसके बाद we store, so storage of that information, and the last is retrieval. ठीक है, यहाँ हम चीजें याद कर लेते हैं, रिफ्लेक्स आ जाता है, हम चीजें लर्न कर लेते हैं, वो स्किल्स एक्वायर कर लेते हैं. बट यहाँ पे हमें लास्ट में रिट्रीव करना होता है. कोई चीजें, कोई कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होती है हमारी, हम लर्न कर लेते हैं लाइफ टाइम, बट एट लास्ट हमें रिट्रीव करना होता है, वो रिकॉल करनी होती है वो इन्फॉर्मेशन, राइट. सो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म बिहाइंड दैट. तो ये जो है प्रोसेस, ये प्रोसेस जो है एक्सप्लिसिट मेमोरी का मैकेनिज्म है. सो वन बाय वन हम देखते हैं कि ये है क्या एग्जैक्टली. फाइन. सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट एनकोडिंग. अब एनकोडिंग क्या होता है? एनकोडिंग होता है कि आप कितनी अटेंशन से, कितना कॉन्सेंट्रेशन से आप उस इंफॉर्मेशन को अटेंड कर रहे हैं फर्स्ट एनकाउंटर. ठीक है, सो फर्स्ट पार्ट इज एनकोडिंग. ठीक है, सो एनकोडिंग इज बेसिकली विद हाउ मच अटेंशन यू आर अटेंडिंग दैट इंफॉर्मेशन. ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज फॉर एग्जाम्पल आप एक क्लास अटेंड कर रहे हैं, राइट. ठीक है, तो आप नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन से क्लास अटेंड करेंगे, नॉर्मल अटेंशन से करेंगे. ठीक है, अब सडनली टीचर आता है और आपको बोलता है कि कल जो एग्जाम होना है वो सारे क्वेश्चन आज की क्लास से ही आएंगे. ठीक है, तो आपकी अटेंशन स्पैन यहाँ पहुंच जाएगा कि हाँ भाई आज तो मुझे एक एक वर्ड याद करना है, ध्यान से सुना है. तो जो आपकी अटेंशन है, जितने ध्यान से आप उसको, जितना कॉन्सेंट्रेट करके आप उस क्लास को अटेंड करेंगे, वो स्टेप जो है सबसे इंपॉर्टेंट है. हायर द एनकोडिंग मीन्स हायर द अटेंशन. ठीक है, दिस विल इंक्रीज द कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन मतलब लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. ठीक है, अब ये तो हो गया एनकोडिंग, आपको मीनिंग क्लियर है एनकोडिंग का. बट नाउ द थिंग इज, इसका क्या मैकेनिज्म है आफ्टर ऑल. तो आपको इन चारों स्टेप्स का एक आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से मैकेनिज्म इन्वॉल्व हैं. ठीक है, सो एनकोडिंग के मैकेनिज्म हैं. वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिवर्बरेटिंग सर्किट्स. रिवर्बरेटिंग सर्किट्स क्या होता है कि बहुत सारे सिनेप्टिक कनेक्शंस प्रेजेंट हैं, राइट. ठीक है, बट आप जब एनकोड करते हैं, जब कॉन्शियसली आप उस इंफॉर्मेशन को अटेंड करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन उन प्रेजेंट कनेक्शंस में और कनेक्शंस बना देती है. रिवर्बरेटिंग सर्किट्स में कि उन्हीं लूप्स में वो इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती रहती है, जिसकी वजह से आपको चीज़ें याद रहती हैं. ठीक है, सो फर्स्ट मैकेनिज्म इज रिवर्बरेटिंग सर्किट्स एंड अदर मैकेनिज्म आर लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन एंड लॉन्ग टर्म डिप्रेशन. ठीक है, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन जो है वो हम बात करेंगे क्या होता है. ठीक है, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन बेसिकली एक साइनेप्स लेवल पे एक प्री साइनेप्टिक कनेक्शन है, देन पोस्ट साइनेप्टिक कनेक्शन है. तो यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स आएंगे और प्री साइनेप्टिकली सीरोटोनिन सीक्रेट करेंगे. अब सीरोटोनिन सीक्रेट होने की वजह से कैल्शियम अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से न्यूरोट्रांसमीटर बहुत ज़्यादा सीक्रेट होगा और अल्टीमेटली एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल में. तो जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म, बहुत लंबे टाइम के लिए पोटेंशिएशन रहेगा. नंबर ऑफ ट्रांसमीटर्स जो हमने अभी इम्प्लिसिट मेमोरी में जो चेंजेस देखे थे, उनकी वजह से पोटेंशिएशन मीन्स जो पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल्स हैं वो
जनरेट होती रहेंगी. सो दैट इज लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन. डिप्रेशन इज अपोजिट ऑफ दैट. जब हमें कोई चीज इंफॉर्मेशन को फॉरगेट करना होता है तब होता है लॉन्ग टर्म डिप्रेशन. देखो लॉन्ग टर्म डिप्रेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें पता है हम इंफॉर्मेशन भूलते ज़्यादा हैं, याद कम करते हैं, राइट. तो डिप्रेशन भी जरूरी है, राइट. ऑल्दो लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर के लिए हमारी ब्रेन में कोई लिमिट नहीं होती, तो हमें चीज़ें इरेज करनी भी जरूरी है सो दैट वी कैन रिटेन मोर. ठीक है, न्यू इन्फॉर्मेशन हम तभी रिटेन कर पाएंगे. ठीक है, सो मैकेनिज्म क्या है एनकोडिंग के? रिवर्बरेटिंग सर्किट, लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन एंड कैल्शियम का इंक्रीज होना इनटू द नाउ फाइबर्स. ठीक है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम बढ़ेगा तो न्यूरोट्रांसमीटर ज्यादा होंगे. ठीक है, तो ये मैकेनिज्म थे एनकोडिंग के. नेक्स्ट प्रोसेस इज कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन क्या होता है अब, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको क्वेश्चन आ सकता है मेमोरी कंसोलिडेशन डायरेक्टली. सो सेकेंड इज कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन इज नथिंग बट इट्स अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी. लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है. सो शॉर्ट टर्म मेमोरी का लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्जन इज कंसोलिडेशन. अब शॉर्ट टर्म मेमोरी जो कि हमारा अभी जो हमने एनकोड की थी इंफॉर्मेशन, हाँ आई थिंक वन थिंग आई फॉरगॉट, जो एनकोडिंग काम है वो होता है हिपोकैम्पस का काम. तो हिपोकैम्पस की वजह से हमारा कोई भी इंफॉर्मेशन जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, अब शॉर्ट टर्म मेमोरी में जो इंफॉर्मेशन है वो लेबाइल इंफॉर्मेशन होती है. मतलब आपने आगे अगर उसे रिपीट नहीं किया, ठीक है, रिवाइज नहीं किया, तो वो इंफॉर्मेशन फेड अप हो जाएगी, लेबाइल है. ठीक है, तो कंसोलिडेशन इज कन्वर्टिंग दिस लेबाइल मेमोरी इनटू अ स्टेबल फॉर्म. ठीक है, ओके. सो दिस इज कंसोलिडेशन. अब कंसोलिडेशन किस वजह से होता है? आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, आप उसे ज़्यादा कब याद रख सकते हैं? सो हाउ यू कैन डू दैट? सो दिस इज डन बाय रिहर्सल. इसीलिए बोलते हैं रिहर्सल करो. कोई भी आपको परफॉर्म करना है कहीं भी तो आप हमेशा रिहर्सल करके जाते हैं. तो रिहर्सल इज द मैकेनिज्म, रिहर्सल विच बेसिकली मेक्स द शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म मेमोरी. ठीक है, रिहर्सल की मैकेनिज्म क्या है? जब भी हम रिहर्सल करते हैं, जो हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी के मैकेनिज्म्स थे, ठीक है, साइनेप्टिक स्ट्रेंथ जो इंक्रीज होती है, सो दोज मैकेनिज्म्स आर कमिंग अंडर रिहर्सल. जब हम रिहर्सल करते हैं वही नए सर्किट्स बनेंगे, नए ट्रांसमीटर्स बनेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होंगे, कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा. ठीक है, न्यू कनेक्शंस बनेंगे, डेंड्रिटिक स्पाइन्स बढ़ जाएंगे. सो ओवर द टाइम जब हम रिहर्सल करते हैं तो वही चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है, सो टिल नाउ वी हैव टॉक्ड अबाउट कंसोलिडेशन. अभी यहाँ ये जो कंसोलिडेशन ना हो तो वो इंफॉर्मेशन लेबाइल होगी, वो देन वेन ऑफ हो जाएगी. ठीक है, फेड अवे हो जाएगी, उसके बाद हमें वो इन्फॉर्मेशन याद नहीं रहेगी. अब कंसोलिडेशन इसलिए बोलते हैं, कंसोलिडेशन प्रोसेस जो है वो स्लीप के टाइम ज़्यादा होता है, तो हम इसलिए नॉर्मल स्लीप भी जरूरी होती है. अगर हम नॉर्मल स्लीप नहीं लेते तो कंसोलिडेशन प्रोसेस कम होता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी जो है वीक हो जाती है. ओके, देन थर्ड स्टेप इज द स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन और मेमोरी. ठीक है, अब स्टोर कैसे होती है इंफॉर्मेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे ब्रेन में कोई लिमिट नहीं होता स्टोर के लिए. ठीक है, अब बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन हमें आई, फॉर एग्जांपल ये विजुअल मेमोरी की इन्फॉर्मेशन है. ठीक है, इसमें ऑडिटरी इन्फॉर्मेशन भी है. ठीक है, कुछ सोमेटोसेंसरी एस्पेक्ट भी है, सोमेटोसेंसरी रिलेटेड मेमोरी भी है. तो ये सब प्रोसेस हिपोकैम्पस में आते हैं. ठीक है, हिपोकैम्पस में शॉर्ट टर्म मेमोरी बनेगी. ओके, एंड हिपोकैम्पस से देन अगेन ये ऑब्वियसली ये सारी इंफॉर्मेशन पहले कॉर्टेक्स में जाएंगी, विजुअल कॉर्टेक्स, ऑडिटरी कॉर्टेक्स, सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स, वहां से फिर आएंगी हिपोकैम्पस में वाया कॉर्टेक्स. ठीक है, फिर आएगी हिपोकैम्पस में, यहाँ होती है एनकोडिंग एंड कंसोलिडेशन. ठीक है, तो हिपोकैम्पस जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा मेमोरी के लिए. देन उसके बाद अब देखो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ जानी चाहिए स्टोर होने के लिए. ठीक है, तो उसी इंफॉर्मेशन को डिसोशिएट किया जाता है कि हमने जो सीन देखा उसका विजुअल कंपोनेंट विजुअल कॉर्टेक्स में जाके सेव हो जाएगा. ठीक है, देन उसका ऑडिटरी कंपोनेंट जो हमने क्या क्या सुना वो ऑडिटरी कॉर्टेक्स में जाके सेव हो जाएगा. ठीक है, कुछ इंटेलेक्चुअल बातें भी थी तो प्रीफ्रंटल में जाके सेव हो जाएगा, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स. ठीक है, एंड सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में, पैराइटल कॉर्टेक्स में जाके सेव हो जाएगा.
तो आर यू गेटिंग? पहले इन्फॉर्मेशन आती है, ठीक है, उसमें हम रिहर्सल करते हैं, नए साइनेप्टिक कनेक्शंस बनते हैं, ठीक है। हिपोकैम्पस में वो शॉर्ट टर्म मेमोरी बनती है, हिपोकैम्पस से फिर स्टोर होने के लिए वो रिस्पेक्टिव कॉर्टेक्स एरियाज में चली जाती है, ठीक है। और अलोंग विद दैट इसमें कॉर्पस कैलोसम जो है, कॉर्पस कैलोसम जो वाइट फाइबर्स कनेक्शंस हैं, कॉर्पस कैलोसम, ठीक है, दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में होता है, वो बेसिकली हेमिस्फीयर्स में कनेक्शंस का काम करता है। अब ये इंफॉर्मेशन डिफरेंट कॉर्टेसेस में भी जाती है और हेमिस्फीयर्स में भी ट्रैवल कर रही होती है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन लाइफ टाइम के लिए रिस्पेक्टिव कॉर्टेसेस में स्टोर हो जाती है, ठीक है। अब उसके बाद आपको कब उसकी रिक्वायरमेंट होती है, देन यू हैव टू रिट्रीव दैट इंफॉर्मेशन, द लास्ट स्टेप विच इज द रिट्रीवल। फाइन, सो लास्ट इज द रिट्रीवल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन। अब रिकॉल करना है आपको इवेंट, ठीक है, रिकॉल करना है, ठीक है। तो जब भी रिकॉल करना है, ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस होगी कैसे? जब भी आपको कोई इवेंट, मान लो उससे रिलेटेड जब आपको कोई इवेंट देखेंगे, ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, अब आपके कॉर्टेक्स में मान लो ये, ठीक है, अब आपने कुछ देखा, कोई इवेंट देखा जिससे रिलेटेड आपको मेमोराइज करनी है चीजें, ठीक है। तो पैराइटल कॉर्टेक्स इंफॉर्मेशन देगा फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, वहां से रिलेटेड। विजुअल कॉर्टेक्स बताएगा कि इस इवेंट से रिलेटेड क्या था हमारे माइंड में, इंटेलेक्चुअल बताएगा, ऑडिटरी बताएगा। तो इंफॉर्मेशन कंस्ट्रक्ट होती है अगेन, है, तो हमें देन वी विल बी अवेयर कि हमारा ऐसा कुछ सीन था, इसमें ये कनेक्शंस थे, ये सीनरी थी, ऐसी कुछ आवाजें आ रही थी। तो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस में विल बी एबल टू रिकॉल दैट इवेंट, ठीक है। अब रिट्रीवल जो प्रोसेस है, ठीक है, हाउ वी कैन इंक्रीज दैट। अब हमें पता है कि हमने एनकोडिंग इंक्रीज कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन से, कंसोलिडेशन इंक्रीज कर सकते हैं रिहर्सल से, ठीक है। स्टोरेज इंफॉर्मेशन की कंसोलिडेशन के बाद ऑटोमेटिक हो जाती है। अब रिट्रीवल जो है, हैव यू सीन कि न्यूमेनिक बनाते हैं हम, निमोनिक, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल विबग्योर, है ना। तो कलर्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका है विबग्योर, हम उसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं, ठीक है। अब जब भी हम उसकी शॉर्ट फॉर्म करते हैं, डिफरेंट कॉर्टेसेस में वो इन्फॉर्मेशन जाती है कि हमने शॉर्ट फॉर्म बनाई है। अब विबग्योर में हमें कलर्स याद करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, ठीक है। ऐसे बहुत सारे न्यूमोनिक्स बना लेते हैं हम, ताकि हम इन्फॉर्मेशन को टाइम पे रिकॉल कर सकें, रिट्रीव कर सकें। फाइन, so this is all about the mechanism of memory. Fine, then coming to the last part which is applied. Fine, applied में हम पढ़ेंगे amnesia. Amnesia क्या होता है? Loss of memory. Okay, this amnesia is nothing but loss of memory. ठीक है, we are not able to memorize things. अब amnesia of two type. One is the anterograde amnesia, anterograde, ठीक है, और रिट्रोग्रेड। चीजों को रटो मत, देखो एंटीरोग्रेड क्या होता है, एंटीरोग्रेड मीन्स आगे से पीछे की तरफ, मतलब हमें आगे वाली इवेंट याद नहीं है, रिसेंट इवेंट याद नहीं है, रिसेंट इवेंट। अब देखो रिसेंट इवेंट हम पूरा मेमोरी पढ़ चुके हैं, हमें रिसेंट इवेंट कहाँ से मिलेंगे, हिपोकैम्पस, राइट। हिपोकैम्पस है जो नई इंफॉर्मेशन को पहले शॉर्ट टर्म में कन्वर्ट करता है। सो रिसेंट इवेंट्स अगर हमारे लॉस्ट हैं तो इंजरी कहाँ होगी, हिपोकैम्पस। तो हिपोकैम्पस में कोई प्रॉब्लम है, हिपोकैम्पस में इंजरी है, टेम्पोरल लोब में इंजरी है, ठीक है, टेम्पोरल सिंड्रोम्स हैं, तो तब हमारी एंटीरोग्रेड एमनेजिया होगा, आगे के इवेंट्स हमारे वैनिश हो जाएंगे। देन इज रिट्रो, रिट्रो एज नेम शोज रिट्रो, मतलब पीछे से आगे की तरफ, तो बेसिकली पास्ट इवेंट हमारे लॉस हो जाएंगे। तो रिट्रोग्रेड इज रिलेटेड विद पास्ट इवेंट, पास्ट इवेंट्स। फाइन, सो रिट्रोग्रेड एमनेजिया कब होगा, पास्ट इवेंट कहाँ स्टोर होते हैं, हमारे रिस्पेक्टिव कॉर्टेसेस में। तो हमारी जब कॉर्टिकल इंजरीज होंगी, कुछ एसोसिएशन कॉर्टेसेस में इंजरी होगी, तब हमारी रिट्रोग्रेड एमनेजिया होगा। फाइन, द नेक्स्ट इज सिनाइल डिमेंशिया, सिनाइल एजिंग से रिलेटेड, सिनाइल डिमेंशिया, ठीक है, सिनाइल डिमेंशिया मतलब नर्व डिजनरेशन स्टार्ट हो गई है हर जगह, ठीक है। फॉर एग्जांपल एल्जाइमर डिजीज में होता है, ठीक है, एल्जाइमर में यहाँ पे मेमोरी लॉस होगा, बट साथ में और भी आएंगी चीजें, डिजनरेशन जो है ग्रॉस दिखेगा आपको, ठीक है, ओके। देन इज कन्फाबुलेशन, ठीक है, स्ट्रेंज फैमिलियरिटी, ये दो चीजें हैं आपको पता होना चाहिए। कन्फाबुलेशन क्या होता है, ऑनेस्ट लाइन, ऑनेस्ट लाइन मतलब कि आपने कोई मेमोरी टेस्ट किया एक पेशेंट पे, ठीक है, मेमोरी टेस्ट जो है उसका बहुत ही पुअर आया, ठीक है,
लेकिन उसके बाद वो बहुत इवेंट डिस्क्रिप्शन जो है वो बहुत अच्छी देता है। इवेंट डिस्क्रिप्शन मतलब इवेंट को उसने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया, बट मेमोरी टेस्ट में वो फेल हो गया, ठीक है। सो दिस इज कन्फाबुलेशन, ओके। देन इज स्ट्रेंजनेस एंड फैमिलियरिटी। ये क्या होता है कि स्ट्रेंजनेस मतलब आप बहुत अच्छे से जानते हो जिन लोगों को, उनके आगे स्ट्रेंजर की तरह बिहेव कर रहे हो, या फिर आप कभी गए नहीं उस जगह पे, लेकिन आप जब जा रहे हो तो आपको लगता है कि ये तो बहुत फैमिलियर जगह है, जस्ट लाइक डेजा वू फेनोमेना, राइट। सो ओके। एंड लास्ट इज ड्रग्स। कुछ ड्रग्स हैं जो आपकी मेमोरी को एनहेंस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल CNS स्टिमुलेंट, एम्फिटामिन जो है वो आपकी मेमोरी को स्टिमुलेट करते हैं। बोलते हैं एग्जाम से पहले या फिर जब आपको चीज़ें लर्न हो, कॉफ़ी पीनी चाहिए, बिकॉज कैफीन जो है, कैफीन इट इंक्रीज द LTP एंड फैसिलिटेशन, ठीक है। तो जो फैसिलिटेशन प्रोसेस है, प्री साइनेप्टिक फैसिलिटेशन, वो इम्प्रूव होती है कॉफ़ी पीने से, कैफीन से। दैट्स वाई देर आर drugs which can increase memory. So this all is applied aspect of memory, okay. So we have covered the classification of memory, the mechanisms behind that, the process of consolidation, especially the process of storage and retrieval, okay, and the applied aspect of memory. So that's all about memory. Thank you so much for watching.